हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बेताल कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आगे की कहानी भी आपको पसंद आएगी। और आप सभी से मैं बेहद माफ़ी चाहती हूँ कि ये कहानी का पार्ट 2 लाने में मुझे काफ़ी देर हो गई। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे इस कहानी को लाने में देर हुई, जिसके लिए मैं आप सभी से बेहद माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आगे की कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह भोला पागल मारा जाता है और किस तरह उसका शरीर एक बेताल का रूप बन जाता है, और आगे किस तरह गोपाल पे वो बेताल हमला करता है और किस तरह गोपाल उस बेताल से बचता है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की आगे की कहानी, बेताल पार्ट 2। महोबा गांव का परिवेश इस वक्त बहुत कौतूहल भरा है। गांव की सभी खबरें जमींदार रामनाथ तक पहुंचने पर वो बहुत ही आश्चर्य होते हैं। उनको आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि भोला पागल का मृत शरीर लगभग एक दिन उनके पास ही था। इसके बाद जब उन्होंने लाश को मांझी के नाव में डाला था, तब तक उसमें सड़न भी आने लगी थी। वहीं भोला पागल फिर लौट आया है, क्या ये भी संभव है? रामनाथ समझ गए कि कुछ भयानक व बुरा उनके साथ होने वाला है। उधर दिनेश गांव के लोगों को अनपढ़ व कम बुद्धि वाला समझता है, इसलिए उनकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया और सब कुछ भ्रम बताकर उड़ा दिया, तथा वो अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह ही नशे की दुनिया में खोया रहा। दिनेश के 4 दोस्त हैं, संजय, अनीश, विजय और दिलीप। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी बहुत रात तक अड्डा घर में जुआ व नशा चलता रहा। दिनेश बड़े घर का लड़का है, इसलिए जो भी उसकी चापलूसी करता है उसे लाभ होता है। इसलिए चापलूसी व साथ के मौके को इन चारों में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और उस दिन भी एक मौका आया जिसे संजय ने पकड़ लिया। संजय के अलावा उस दिन शराब का नशा सभी को कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए दिनेश को घर छोड़ने की जिम्मेदारी संजय ने अपने ऊपर ली। बाकी सब जब अपने घर चले गए तब दिनेश को लेकर संजय निकल पड़ा। कुछ देर में दिनेश को जमींदार घर पहुंचाकर संजय लौटने लगा। उसका घर गांव के मूल बस्ती से थोड़ा बाहर है। घर तक जाने के लिए उसे खेत के पास वाला रास्ता पार करके जाना पड़ता है। संजय एक गाना गाते हुए मस्ती से टॉर्च लेकर चल रहा था। सुनसान रात, आसमान में चांद के ऊपर से बीच बीच में काले बादल तैर रहे हैं। चांद के उस हल्की रोशनी में चारों तरफ का अंधेरा ज़्यादा गहरा नहीं लग रहा। झिंगुर की झींझी के साथ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। सामने रास्ते पर एक मोड़ है, उसके बाद ही खेत वाला रास्ता शुरू होता है। उसी रास्ते को पार करने पर संजय का घर है। मोड़ से आगे खेत वाले रास्ते पर पहुंचते ही संजय की टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। शहर से लाया गया कीमती कंपनी का टॉर्च है। अभी कुछ दिन पहले ही दिनेश ने सभी को एक एक टॉर्च दिया था। इतनी जल्दी तो ये खराब नहीं हो सकता। संजय ने टॉर्च को 1-2 बार हथेली से ठोका, लेकिन टॉर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा और वो 1 मिनट बाद ही बुझ गया। संजय ने 1-2 बार और कोशिश किया, लेकिन टॉर्च जला ही नहीं, बल्कि इस बीच वो अंधेरे में कुछ देर खड़ा रहा। अब तक वो टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए चांद की हल्की रोशनी में उसे रास्ता कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लगने लगा। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब उसने सामने रास्ते पर 1-2 पैर बढ़ाया तो उसने ध्यान दिया कि कुछ बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ चला आ रहा है। शराब का नशा उस वक्त भी उसके सिर से नहीं उतरा था। दोनों हाथ से आंखों को रगड़ते हुए
अपने तरफ आते उस वस्तु को संजय ठीक से देखने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मानो एक काला सांड तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। संजय पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसे याद आया उसके गांव में तो कोई सांड नहीं है। कहीं वो नशे के कारण कुछ भूल तो नहीं देख रहा। फिर एक बार उसने सामने देखा और टॉर्च के बटन को 2-3 बार दबाकर उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टॉर्च नहीं जला। अब वो काली वस्तु संजय से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। आसमान में चांद से काले बादल का आवरण हटते ही चारों तरफ अंधेरा कुछ कम हो गया। संजय ने अब ठीक से देखा कि एक काला धुआं जैसा कुछ रात के इस अंधेरे के साथ मिला हुआ है। अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने उस काले अंधेरे को ठीक से देखना चाहा। आखिर क्या है वो? ऐसी वस्तु उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसने ध्यान दिया कि वो काली वस्तु जमीन से ऊपर हवा में तैर रही है। ये देख उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। डर की वजह से वो वहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा था। संजय उस भयानक अंधेरे से दूसरी तरफ भागने ही वाला था, लेकिन उसके दोनों पैर मानो मिट्टी में धंस गए हैं। अपने पैरों की तरफ देखते ही वो चौंक गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे की सख्त मिट्टी न जाने कब गीले दलदल में परिवर्तित हो गई थी और उस दलदल में संजय का पैर फंसा हुआ था। चारों तरफ के हल्के अंधेरे से एक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संजय इस हंसी से परिचित है, क्योंकि उस रात को उसने भी मिलकर इस हंसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। संजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। यह हंसी मानो हवा के साथ बहकर कहीं से आ रही है। अब संजय के सामने खड़ा वो भयानक अंधेरे जैसी वस्तु काले तरल में परिवर्तित होकर धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगी। संजय छटपटा रहा है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उसकी छटपटाहट उसे दलदल के और अंदर ले जा रही थी। उस काले तरल ने संजय को स्पर्श करके उसके पीछे की तरफ चला गया। उस काले तरल द्वारा संजय को छूते ही वो चीख उठा, मानो उसने आग जैसी कुछ वस्तु का स्पर्श पाया हो। अब वो क्या करे? आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? अब वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मुंह से थोड़ी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। संजय ने अनुभव किया कि पीछे से कोई उसके पीठ पर चढ़ बैठा है। अपने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ किसी का शरीर मानो संजय की पीठ पर झूल रहा है। डर व आतंक के कारण संजय के हाथ से टॉर्च नीचे गिर पड़ा और वो अद्भुत तरीके से संजय की तरफ ही जल पड़ा। टॉर्च की रोशनी सीधा संजय के कंधे पर आई। उसी रोशनी में अब धीरे धीरे एक भयानक चेहरा झलकने लगा। एक छोटा बच्चा जैसे गर्दन को पीछे से पकड़ दोनों पैरों को कमर के बगल से सटाकर झूलते हुए अपने चेहरे को कंधे के पास रख देखा है। ठीक उसी तरह संजय की पीठ पर झूलते उस दूसरे शरीर ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अपनी गर्दन घुमाते ही संजय ने उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। भोला पागल का चेहरा। उसके चेहरे पर आधा चमड़ा व मांस नहीं है और एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसके धारदार दांत इस चांद की रोशनी में चमक रहे हैं। संजय ने फिर से चिल्लाना चाहा, लेकिन इस बार उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि तुरंत ही भोला पागल के मुंह से एक लंबी जीभ निकलकर सांप की तरह संजय के मुंह के अंदर चली गई। अब धीरे धीरे संजय के शरीर का सारा खून उस लंबे जीभ द्वारा भोला पागल के पेट में जाने लगा। किसी जहरीले सांप के शिकार जैसा कुछ देर छटपटाकर संजय का शरीर शांत हो गया। हवा में तैरते हंसी की आवाज़ अब धीरे धीरे दूर कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह गांव के किसान जब खेत में आए तो उन्हें संजय का सूखा हुआ शरीर दिखा। उन सभी ने जल्दी से ये बात गांव वालों को बताई। खेत के पास वाले रास्ते पर पड़े संजय के उस मृत शरीर को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ था। उसके पूरे शरीर पर कहीं कटने का चिन्ह नहीं, लेकिन शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसमें खून ही नहीं, मानो किसी ने उसके शरीर के आखिरी खून की बूंद को भी चूस लिया है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किसी एक सुनसान शमशान में बैठकर शारदा पिछले 5 दिन से प्रतीक्षा कर रही है। पिछले कुछ सालों में
वो तंत्र साधना के पथ पर बहुत ही आगे निकल चुकी है। अब उसे कुछ विशेष शक्ति अर्जित करनी है और इसके लिए उसे कई और भयानक साधनाएं करनी होगी। शारदा इस नदी के किनारे शमशान में किसी शव के प्रतीक्षा में बैठी है, क्योंकि उसे अभी शव साधना करनी है। महान उस शक्ति को पाने के लिए शव साधना जरूरी है। इसी वक्त उसने देखा नदी में एक शव बह रहा है। ये देख शारदा की आंखें खुशी से फैल गई। शारदा ने देखा कि बहता हुआ वो शव सड़कर फूल गया है तथा इसके अलावा शरीर से बहुत सारे मांस सड़कर निकल गए हैं। शारदा ने एक लंबे बांस द्वारा उस शव को रोका, फिर उसे खींचते हुए किनारे पर लेकर आई। उस शव का पेट फूलकर बड़ा सा हो गया है तथा गले से सिर तक का भाग अब भी पानी में है, इसलिए शारदा पहले समझ नहीं पाई। जब दोनों हाथों से पकड़कर उस शव को वो पानी से बाहर लेकर आई, पहले दृश्य में ही वो आतंक से पीछे हट गई। हालांकि ये सब देखकर शारदा डरने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके मन में कौतूहल और बढ़ गया। शारदा ने देखा उस शव का कोई सिर नहीं है तथा वो समझ गई थी इस तरह सिर को गर्दन से फाड़कर अलग कर देना किसी मनुष्य द्वारा संभव नहीं। उस शव शरीर को जमीन पर लाकर शारदा एक विशेष साधना में बैठ गई। शारदा ने 2-4 सूखी लकड़ी द्वारा आग जलाकर उस पर एक मिट्टी का हंडी रख दिया तथा कंधे पर झूलते पोटली से कुछ साधना वस्तु को निकाला, जिनमें 3 मुख्य सामग्री थी: चूहे का कटा हुआ पूंछ, उल्लू का नाखून तथा छिपकली का शरीर। उन सभी को आग में जलाकर राख करने के बाद उस शव से सड़ा हुआ मांस लेकर हांडी में डाला तथा एक विशेष सिंदूर जैसा कुछ छिड़कते ही हांडी के ऊपर थोड़ा सा आग जलकर चारों तरफ धुआं हो गया। शारदा ने उस धुएं में देखा एक भयानक व विभत्स मूर्ति नाव के ऊपर बैठकर किसी शव के सिर को फाड़कर अतड़ियों को निकाल अपने मुंह के अंदर डाल रहा है। शारदा एक एक कर उस रात के भयानक दृश्यों को देखती रही। एक धुएं का गोला शारदा के चारों तरफ फैला है, उसी में मांझी के अंतिम समय के दृश्य चल रहे हैं। आखिर ये शारदा कौन है और उसे इतनी सारी शक्ति कैसे मिली? अब थोड़ा शारदा के बारे में जान लेते हैं। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा लक्ष्मीपुर गांव के दक्षिण तरफ पुराने बड़े जमींदार घर में अब वो अकेले ही रहते हैं। दादा व पिता के बाद ये तीसरी जमींदार पीढ़ी है। वंश परंपरा में उन्हें जमींदारी का कार्य मिला, लेकिन उन्हें इस पर जरा भी रुचि नहीं थी, इसीलिए धीरे धीरे जमीन जायदाद उनके हाथ से जाते रहे। अब केवल यही एक जमींदार महल उनके पास है, लेकिन ये घर भी ठीक ठाक नहीं है। कहीं कहीं दीवार खराब हो गई, कमरे की खिड़कियां टूटकर झूल रही हैं तथा सभी जगह मकड़ियों का जाल फैला हुआ है। केवल उत्तर दिशा वाला कमरा अच्छी तरह है, उसी कमरे में जगन्नाथ सिन्हा रहते हैं। घर की ऐसी हालत है, लेकिन मुखिया साहब का इस पर कोई ध्यान नहीं। बचपन से ही उन्हें ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं पसंद थी, यही उनका शौक है। बहुत सारा पैसा खर्च करके उन्होंने देश के कई जगहों से ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुओं को मंगवाया है। वो इन्हीं सब में इतना मशगूल रहते हैं कि अपने वंश का चिराग जलाना भी भूल गए। अब उनकी उम्र 60 के वर्ष के पार हो चुकी है, लेकिन कभी उन्होंने अकेला महसूस नहीं किया। जब भी उन्हें लगा कि वो अकेले हैं, उसी वक्त अपने संग्रहालय में चले जाते और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को निहारते रहते। लेकिन पिछले कुछ सालों से किसी कार्य में वो बहुत ही व्यस्त हैं। आजकल घर से बाहर नहीं निकलते और पहले की तरह लोगों से मिलते जुलते भी नहीं। दिन के अधिकांश वक्त एक कमरे में न जाने क्या करते रहते हैं, शायद बहुत ही गोपनीय कुछ, जिसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। इसीलिए आजकल उन्हें कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। अपना पूरा दिन वो विभिन्न किताब व पोथी को पढ़ने में बिता देते हैं और फिर दिन का उजाला समाप्त होते ही अपने उस विशेष कमरे में चले जाते हैं। ऐसा क्या है इस कमरे में और वहाँ मुखिया साहब करते क्या हैं? शारदा के मन में इस बारे में बहुत ही कौतूहल है। रामदयाल इस जमींदार घर का रख रखाव संभालते हैं। उनके दादा व पिता के बाद वो भी इस जमींदार वंश के सेवा कार्य को करते थे। शारदा इसी रामदयाल की लड़की है। उसने अपनी लड़की की शादी करवाई थी, लेकिन किसी बूढ़े के साथ। 1 साल बीतते ही
वो बूढ़ा स्वर्ग सिधार गया। इसलिए रामदयाल ने शारदा को ससुराल में न रखकर अपने पास बुलवा लिया। इसके बाद मुखिया साहब के यहाँ काम पर लगवा दिया। रामदयाल को मरे हुए कुछ साल बीत गए। इसके बाद से इस जमींदार घर का सभी कार्य शारदा के ऊपर है। मुखिया साहब के संग्रहालय पर शारदा की नज़र हमेशा है। पिछले 1-2 सालों में मुखिया साहब में बहुत सारा परिवर्तन आया है। शारदा की नज़र इस पर भी है, लेकिन किस कारण से ऐसा हुआ शारदा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस कमरे में मुखिया साहब आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताते। शारदा के मन में कौतूहल दिन पे दिन बढ़ता ही रहा। पिछले कुछ दिनों से मुखिया साहब ने नहाना खाना भी लगभग छोड़ दिया है। हमेशा न जाने क्या बड़बड़ाते रहते हैं। कहीं यह आदमी पागल तो नहीं हो गया। एक दिन दोपहर में उन्होंने शारदा को बुलाकर कहा, शारदा, आज और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। 3 दिन बाद फिर आना। छुट्टी किसे पसंद नहीं, इसलिए शारदा को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सवाल अवश्य दौड़ रहे थे। इसके 3 दिन बाद की घटना है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे मुखिया साहब को नाश्ता बनाकर देना पड़ता है, इसलिए शारदा 8:30 बजे जमींदार घर में आ गई। घर का गेट खोलकर अंदर जाते ही सड़न की बदबू शारदा की नाक में आई। जमींदार घर के चारों तरफ वातावरण में कुछ सड़ा हुआ गंध मिला हुआ है। शारदा अपने नाक को कपड़े से दबाकर घर के अंदर जाने लगी। एक काला अदृश्य अंधेरा मानो पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा है। अंदर मुखिया साहब का कोई अता पता नहीं। वो पहले रसोई घर में गई तथा वहाँ पर धूल जमा हुआ देखकर समझ गई कि 3 दिनों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब क्या मुखिया साहब कुछ दिन घर में नहीं थे? अब शारदा मुखिया साहब को बुलाते हुए उनके कमरे में आ गई, लेकिन वहाँ भी वो नहीं मिले। कई बार बुलाने के बाद भी जब मुखिया साहब नहीं दिखे तो उसने सोचा शायद वो घर के पास वाले बाग में गए होंगे। इधर सड़न की बदबू अब और भी तीव्र हो गई थी। अब शारदा को उस कमरे के बारे में याद आया, वो रहस्यमय कमरा जहाँ पर मुखिया साहब दिन का अधिकांश वक्त बिताते थे। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के कमरे के पास एक गली है। उसी गली नुमा जगह से सीधा जाने पर बाएं तरफ एक छोटा सा सीढ़ी है। शारदा उसी तरफ गई। उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। सीढ़ी पर बहुत ही अंधेरा है और यहाँ से सड़न की बदबू भी और बढ़ गई। शारदा ने नाक को कपड़े से ढककर धीरे धीरे सीढ़ी से उतरने लगी। वहाँ नीचे एक कमरा है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। शारदा जान गई कि सड़न की बदबू इसी कमरे से आ रही है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही जो दृश्य उसके सामने आया वो देख शारदा पूरी तरह सुन्न हो गई। दौड़ते वक्त वो कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर का साहस जाग गया। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गई। वहाँ पूरे कमरे में कई प्रकार के सामान बिखरे हुए थे, जैसे कि बाल, बंदर के हाथ के नाखून का टुकड़ा, कंकाल की खोपड़ी। इसके अलावा कई जगह राख फैली हुई है और कमरे के बीचों बीच मुखिया साहब का मृत शरीर पड़ा हुआ है। उनका मृत शरीर सड़ने की वजह से दुर्गंध आ रही थी। मुखिया साहब के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन उनके फैले हुए अचंभित आंखों को देखकर समझा जा सकता है कि उन्होंने कुछ इतना भयानक देखा कि उनके दिल की धड़कन ने ही जवाब दे दिया। मुखिया साहब के मृत शरीर के पास ही रखे एक विशेष मूर्ति की तरफ शारदा की नज़र गई। ये तो वही मूर्ति है। मुखिया साहब के संग्रहालय में रखे सभी वस्तुओं में शारदा को यही मूर्ति सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत ही तेज आकर्षण है। ये मूर्ति पूरी तरह काली है। मूर्ति के 2 हाथ तथा दोनों हाथों में किसी सरीसृप की तरह 2 आदमी को पकड़ रखा है। मूर्ति में पुरुष व स्त्री उभय रूप से वर्णित है, लेकिन मूर्ति का चेहरा बकरे के जैसा है। सिर के 2 सींग ऊपर उठाकर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। पूरी मूर्ति 1 मीटर के जितना लंबा है। उस मूर्ति को अपने पास रखने की चाहत शारदा को हमेशा से ही थी और आज उसके पास बढ़िया मौका है। मूर्ति को उठाकर शारदा ने देखा कि उसके पास ही एक लाल रंग का छोटा कॉपी रखा हुआ है। न जाने क्या सोच शारदा ने मूर्ति के साथ उस कॉपी को भी उठा लिया।
फिर मूर्ति व कॉपी को साड़ी से छुपाकर जल्दी ही जमींदार घर से निकल अपने घर की तरफ चली गई। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के अद्भुत मृत्यु की खबर शारदा ने ही जाकर पुलिस थाने में बताई थी। रोते हुए उसने पूरी घटना पुलिस को बताई थी। उसके बाद और चेहरे को देखकर पुलिस को उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। इसके अलावा अगर शारदा पुलिस थाने में ना आकर कहीं भाग जाती तब पुलिस उसके बारे में कुछ सोच सकती थी कि जमींदार घर के मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए शारदा ने मुखिया साहब का खून कर भाग गई। पुलिस ने मुखिया साहब के संग्रहालय में छानबीन की, लेकिन वहाँ से ये पता चला कि शारदा ने वहाँ से कुछ भी हाथ साफ नहीं किया है। उसने केवल अपने मालिक की मृत्यु की खबर पुलिस थाने तक पहुँचा दिया था। हालांकि सत्य भी यही है कि केवल उस मूर्ति द्वारा शारदा ने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन इस बारे में पुलिस को कैसे पता चले? इसके अलावा क्योंकि मुखिया जगन्नाथ सिन्हा का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए पुलिस ने इस मृत्यु पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने गांव में कुछ दिन छानबीन किया, फिर जब उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला तो छानबीन बंद कर दी और संग्रहालय का सभी सामान सरकार ने जब्त कर लिया। इधर शारदा के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। अब वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। काम में उसकी कोई रुचि नहीं। गांव के एक कोने में उसका घर है। पूरे दिन घर में रहकर वो उस मूर्ति व लाल कॉपी के साथ न जाने क्या करती रहती। हालांकि ये लाल कॉपी कोई साधारण कॉपी नहीं है। हिंदू शास्त्र के विभिन्न तंत्र मंत्र व काले जादू के बारे में पूर्ण बातें उसमें लिखी हुई है। बचपन में उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी। उसके अलावा मुखिया जगन्नाथ सिन्हा को प्रतिदिन समाचार पत्र वही पढ़कर सुनाती, इसीलिए उसमें लिखे तंत्र मंत्र को पढ़ने में शारदा को ज़्यादा समय नहीं लगा। एक दिन शाम के वक्त शारदा उस मूर्ति को इधर उधर से देख रही थी। मनुष्य के शरीर पर ऐसे बकरे का सिर लगा हुआ, क्या ये किसी देवता की मूर्ति है या शिल्पकार ने अपने मन मुताबिक कुछ भी बना दिया? मूर्ति देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों वो मूर्ति शारदा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शारदा यही सब सोच रही थी कि अचानक मूर्ति उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। तुरंत ही मूर्ति का सिर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ चला गया। मूर्ति के शरीर वाले हिस्से के अंदर पीला कागज़ का टुकड़ा था। शारदा जल्दी से नीचे बैठ गई। अब उसने मूर्ति को उठाकर देखा तो वो अंदर से खोखली थी। शारदा ने उस पीले कागज़ के टुकड़े को बाहर निकाला, फिर मूर्ति के अलग हुए सिर को उसके धड़ पर लगाकर थोड़ा सा दबाते ही ठक की आवाज़ के साथ मूर्ति पहले जैसी हो गई। शारदा समझ गई कि ये मूर्ति किसी छोटी डिब्बी की तरह बनाई गई है, जिसमें मूर्ति का सिर ढक्कन है। कुछ भी हो, मूर्ति नहीं टूटा। ये देख शारदा का मन थोड़ा शांत हुआ। अब वो उस कागज़ को देखने लगी। पूरे कागज़ पर हल्दी लगा हुआ है तथा लाल रंग से लिखा हुआ था, सिंह के उत्तर जड़ की गहराई में। शारदा को इस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन ये किसने लिखा है वो जानती थी। ऐसी लिखावट मुखिया जगन्नाथ सिन्हा की है। उस पूरी रात शारदा लिखे हुए बात का अर्थ क्या है इस बारे में सोचती रही। जमींदार घर के बारे में उसे जो कुछ भी पता है उस बारे में सोचती रही। सोचते हुए न जाने कब वो सो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक सपना देखा। वो लालटेन हाथ में लेकर एक खिड़की पर खड़ी है तथा उस वक्त आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुर की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं। वो जिस खिड़की पर खड़ी है वहाँ से बाहर का छोटा बाग जैसा जंगल चांद की रोशनी के कारण साफ दिख रहा है। उसी रोशनी में शारदा ने देखा कि एक महिला पूरे बाग में इधर उधर घूम रही है। उस महिला की नज़र नीचे ज़मीन पर है तथा सभी पेड़ के नीचे कुछ खोज रही है। अब वो महिला एक मोटे से पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई तथा कुछ देर उस पेड़ के सामने खड़ी रहने के बाद उस महिला ने अचानक से खिड़की की तरफ देखा जहाँ पर शारदा खड़ी थी। बाग में खड़ी वो महिला हूबहू शारदा के जैसी थी। चांद की इस हल्की रोशनी में उस महिला का चेहरा और भी फीका लग रहा था। सुबह नींद से जागने के बाद शारदा कुछ देर बैठी रही। आज उसने सपने में जो भी देखा उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था। उस सपने में कुछ इशारा था, आखिर क्या? अपने मन को स्थिर करके वो कुछ देर सोच विचार के बाद अचानक शारदा के दिमाग में बिजली चमकी। जमींदार घर का नाम याद आया।
घर के अंदर जाते वक्त गेट के बाएं तरफ एक पत्थर के पट पर उसने ये नाम बहुत बार देखा है। वहाँ पर सिंह भवन लिखा है। लेकिन शारदा के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उसे याद आया कि मुखिया साहब बोलते थे कि उत्तर दिशा की हवा मेरे शरीर व मन दोनों को चंगा कर देती है। जिस खिड़की के पास मुखिया जगन्नाथ सिन्हा बैठकर आराम करते थे, शारदा सपने में उसी खिड़की पर खड़ी थी। आज सब कुछ उसके सामने साफ है, इसलिए वो जमींदार घर की ओर चल पड़ी। शारदा जानती है कि उसे कुछ तो मिलने वाला है। जमींदार घर के उत्तर की तरफ वाले बाग में एक बड़ा मोटा सा आम का पेड़ है। इस बारे में वो जानती थी, लेकिन अब उसे याद आया कि उस पेड़ के जड़ के पास एक खोखला जगह है। सिंह के उत्तर जड़ की गहराई में, अर्थात सिंह भवन के उत्तर उस आम के पेड़ की जड़ में खोखली जगह के अंदर मुखिया साहब ने अवश्य कुछ छुपा कर रखा है। कुछ देर बाद शारदा जमींदार घर के सामने पहुंच गई। पूरा घर सुनसान है, कहीं किसी की आवाज़ नहीं। पहले शारदा को थोड़ा डर लगा, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। इस रहस्य का समापन उसे करना ही होगा। कुछ देर जमींदार घर के सामने खड़ी रही, फिर बाग की तरफ गई। चारों तरफ झाड़ी और बड़े बड़े घास से यह बाग भरा हुआ है, लेकिन शारदा सीधे उस आम के पेड़ के सामने आकर खड़ी हुई। उस पेड़ के जड़ के पास एक खोखली जगह है। शारदा ने डरते हुए उस खोखली जगह में अपने हाथ को डाला, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद अंदर खोखले की गहराई ज़्यादा थी। डरते हुए उसने और ज़्यादा अपने हाथ को अंदर डाला तथा तुरंत ही अपने हाथ को झटके में बाहर निकाल लिया। उसके हाथों में कुछ ठंडा सा स्पर्श हुआ। पहले उसे लगा कि कोई सांप या कोई जंतु तो अंदर नहीं बैठा, इसलिए एक डंडे को खोखले में डालकर पहले कुछ देखा उसने। नहीं, अंदर कोई भी जंतु या सांप जैसा कुछ नहीं था। शारदा ने हाथ डालकर उस ठंडी वस्तु को निकाला। वो एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उसने एक बार चारों तरफ देखा और फिर उस लोहे के डिब्बे को आंचल से छुपाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने अनुभव किया कि यह लोहे का डिब्बा कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। घर पहुंचकर उस छोटे लोहे के डिब्बे को खोलते ही शारदा ने देखा उसमें एक कागज़ रखा हुआ है, जिसे मोड़कर लाल धागे द्वारा बांधा गया था। देखकर ही जाना जा सकता है कि इसमें कुछ विशेष है। पुराने समय में पोथी या लिपि लिखने के लिए जिस तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता था, ये ठीक उसी प्रकार का कागज़ है। उस कागज़ को देखकर ही समझा जा सकता है कि वो बहुत ही प्राचीन है। शारदा ने सावधानी से लाल धागे को खोलकर कागज़ को अपने सामने फैलाकर देखा, लेकिन वो उसमें लिखा कुछ भी शब्द समझ नहीं पाई। लिखावट और उसमें बने कुछ चित्रों को देखकर शारदा को पता चल गया कि इसमें बहुत ही मूल्यवान कुछ लिखा हुआ है। शारदा सही थी। उन पीले कागज़ों में कुछ विशेष पद्धति का उल्लेख था, जो कि भारतीय तंत्र शास्त्र एवं विदेशी काले जादू से प्रेरित था। असल में ये मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के संग्रहालय की ही कोई वस्तु है, लेकिन बाद में उन्होंने जब तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जाना, तब इस कागज़ में क्या लिखा है इस बारे में उन्हें पता चल चुका था, जिसके कारण उन्होंने इसे छुपा कर रखने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने एक तरफ से ये भी व्यवस्था कर दिया था कि कोई अगर तंत्र मंत्र के इस अंधेरे पथ पर बढ़ना चाहता है तो वो अवश्य ही इस विशेष कागज़ को खोज लेगा, जिसके फलस्वरूप अब ये शारदा के हाथ में है। इसके कुछ दिनों बाद शारदा कंधे पर एक पोटली और उसमें यही सब रखकर रातों रात गांव से बाहर निकल पड़ी। तंत्र साधना के प्रति आकर्षण और अलौकिक शक्ति को पाने की कोशिश में शारदा देश के विभिन्न जगहों पर घूमती रही। कई बड़े बड़े साधक व साधिकाओं से मिली तथा कई विद्याओं को सीख लिया। जहाँ भी वो गई उसे आदर और सम्मान मिला, केवल उस पीले कागज़ की वजह से। हालांकि कुछ लोगों ने उसे लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चतुर बुद्धि और साहस की वजह से शारदा कभी परेशानियों से बाहर निकल गई। अंत में पश्चिम भारत के एक सिद्ध साधक के सानिध्य में आकर शारदा उस कागज़ में लिखे बातों का असल अर्थ जान सकी। कागज़ में कई सारे विभिन्न तंत्र साधनाओं के बारे में बताया गया है। इतने सालों में शारदा ने उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त किया है। अब केवल एक विशेष साधना बाकी है, जिसे करने पर वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन इस शक्ति को पाने का पथ इतना आसान नहीं है। लेकिन शारदा पीछे नहीं हटने वाली,
कई सालों तक देश के हर तरफ इधर उधर घूमने के बाद वो फिर अपने राज्य के गांव में लौट आई, क्योंकि इस पद्धति में लगने वाला सामान उसे यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुनसान शमशान में बैठे धुएं के गोल के अंदर माझी को खाते उस भयानक शैतान को देखकर शारदा की आंखें चमक उठी। उसने दिमाग में एक उपाय सोचा और होठ पर एक कुटिल हंसी देखने को मिली। इधर महोबा गांव में संजय की रहस्यमय मृत्यु के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। हालांकि संजय के खराब व्यवहार की बात सभी जानते थे तथा उसके जमींदार के लड़के दिनेश के साथ रहने के बाद से वो और भी बिगड़ गया था। इसीलिए इसके मौत से गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके सूखे हुए रक्तहीन शरीर के दृश्य को सोचकर गांव वाले कांप उठते। संजय की मृत्यु कैसे हुई थी इस बारे में गांव वाले कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। दिनेश और उसके दोस्त अपने साथी को खोने का मातम खत्म कर फिर से नशे में डूब गए हैं। इधर जमींदार साहब की चिंता और भी बढ़ गई है। आजकल हमेशा गंभीर रहते हैं। दिनेश को घर से बाहर जाते देख कभी कभी उसे रोक कर कहते हैं, बेटा दिनेश फिर कहाँ चले, आज क्या घर में ही नहीं रह सकते। लेकिन दिनेश अपने पिता की एक भी न सुनता और किसी भी तरह उन्हें चिंता करने में मजबूर कर देता। शायद दिनेश और उसके दोस्तों ने संजय की मौत को साधारण मौत समझ लिया था, लेकिन जमींदार रामनाथ जानते हैं कि उन्हें ही लक्ष्य बनाकर विपत्ति के दिन आने वाले हैं। रात के कितने बज रहे हैं ये बताना मुश्किल है। गहरी नींद में मुकेश ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। कुछ देर आवाज़ आने के बाद वो अचानक उठकर बैठा और ध्यान से सुनते ही कोशिश करने लगा। मुकेश, अबे ओ मुकेश, बाहर आ भाई, ज़रूरी काम है। वो बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इस आवाज़ को वो पहचानता है, दिनेश बुला रहा है। कभी कभी वो रात के वक्त चला आता है। इससे पहले भी कई बार वो मुकेश के घर रात को शराब की खोज में आ चुका है। रात को उसे नशा चढ़ जाता है और बिना शराब के वो रह नहीं पाता। आज भी शायद इसीलिए चला आया है। यही सोचकर मुकेश आंख रगड़ते हुए दरवाज़ा खोल बाहर आया। उसने देखा कि सचमुच बाहर कुछ दूरी पर दिनेश खड़ा है। क्या यार, तुझे फिर से नशे की लत पड़ी है? दिनेश कुछ नहीं बोला। आसमान में शुक्ल पक्ष का चांद है। उसी रोशनी में जितना दूर दिख रहा है उसे देखकर लगा कि आज दिनेश को नशा की ज़रूरत नहीं है। वो केवल एकटक मुकेश की तरफ देखते ही खड़ा था। क्या हुआ दिनेश, ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ हुआ क्या? दिनेश कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे आवाज़ में रतन के बारे में कुछ बोलता। क्या हुआ है रतन को? ऐसे चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर सामने रास्ते की ओर चलने लगा। मुकेश बोला, पहले ये तो बता कि कहाँ जाना है और रतन को क्या हुआ है। तब तक दिनेश सामने के रास्ते से जल्दी जल्दी आगे बढ़ चलता है। मुकेश भी अब उसके पीछे चल पड़ा। इतनी रात को मुझे कहाँ ले जा रहा है? दिनेश किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा था। वो केवल जल्दी से आगे चलता ही जा रहा था। मुकेश को अब उसके पीछे एक प्रकार से दौड़ना पड़ा। सामने रास्ता दाहिने तरफ मुड़ गया है। दिनेश भी उस रास्ते से दाहिने तरफ मुड़ गया, लेकिन दाहिने तरफ मुड़ते ही मुकेश को रुकना पड़ा। अब तक वो अंधे की तरह दिनेश के पीछे चल रहा था। किधर, वो कहाँ जा रहा है, इस बारे में उसे होश नहीं था। अब उसे होश आया। वो गांव के मंदिर के सामने वाले रास्ते पर खड़ा है। मंदिर में दीपक जल रहा है तथा मंदिर के पास ही एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है। लेकिन रास्ते से मुड़ने के बाद आखिर दिनेश कहाँ चला गया? सामने वो चारों तरफ कोई भी नहीं है। दिनेश को बुलाते हुए मुकेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कहीं पर कोई नहीं है। अब उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। कांपते हुए आवाज़ में वो फिर बोला, दिनेश भाई, इतनी रात को ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। कहाँ पर है तू? इस प्रश्न के उत्तर में पास के पेड़ से कोई पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गया। कहीं पर भी क्या कोई नहीं है? तो फिर वो किसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया? उसने तो साफ साफ देखा था कि दिनेश उसे बुलाने के लिए घर आया था तथा उसने दिनेश के मुरझाए चेहरे व आवाज़ को देखा व सुना था। इतनी बड़ी गलती तो उससे नहीं हो सकती। यही सब कुछ सोचते हुए वो मंदिर की तरफ और आगे बढ़ गया और इसी वक्त पास के बरगद के डाल पर उसकी नज़र पड़ी।
वहाँ पर उसने जो दृश्य देखा वो देख उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुकेश धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। वहाँ पास ही बरगद के पेड़ पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चांद की रोशनी पत्तों के भीतर से हल्की हल्की नीचे की तरफ आई है। उसी हल्की रोशनी में पेड़ के नीचे का अंधेरा थोड़ा कम हो गया है। बरगद के पेड़ से उस वक्त मुकेश की दूरी लगभग 10 गज होगी, इसीलिए पूरी तरह साफ न दिखने पर उसने कुछ तो देखा। उसने ठीक से देखा, एक ऊंचे डाली पर कुछ झूल रहा था। कुछ देर उस तरफ देखने के बाद वो चौंक उठा। बरगद के डाली से गले में रस्सी डालकर कोई झूल रहा था, लेकिन मुकेश उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था। मुकेश अब धीरे धीरे बरगद के पेड़ के और नज़दीक गया। चारों तरफ अंधेरा मानो अब और बढ़ने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका मुकेश को छूकर दूर चला गया। अब मुकेश उस झूलते शरीर के सामने खड़ा हुआ। लंबा एक शरीर शिथिल होकर झूल रहा है तथा उसका सिर कंधे पर लटका है। देखकर ही समझा जा सकता है कि शरीर से जान कब की निकल गई, लेकिन चेहरा अब भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुकेश 2 कदम और आगे गया। पेड़ के नीचे अंधेरा कुछ ज्यादा ही है। तभी अचानक पेड़ के एक खुले भाग से थोड़ी रोशनी सीधे झूलते लाश पर पड़ी और तुरंत ही मुकेश हड़बड़ाते हुए पीछे हट गया। झूलता शरीर रतन का है। मुकेश और खड़ा नहीं रह सका। आश्चर्य होकर जमीन पर बैठ गया। मोटा रस्सी रतन के गले में मानो धंस गया हो, जिसकी वजह से जीभ व आंख बाहर निकल गई थी। रतन का चेहरा बहुत ही विभत्स लग रहा था। ज्यादा देर तक ये दृश्य न देख पाने के कारण मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज रात को ही तो रतन और बाकियों के साथ उसने मौज मस्ती की थी। इसी बीच ऐसा क्या हो गया कि रतन को आत्महत्या करनी पड़ी? इसके अलावा इतने ऊंचे डाली पर रतन ने रस्सी कैसे झुलाई होगी? कुछ देर बाद आंख बंद कर मुकेश शायद यही सब सोच रहा था। अब आंख खोलकर रतन के झूलते हुए शरीर को मुकेश ने फिर से देखा और इस बार डर व आश्चर्य से उसका पूरा शरीर कांप गया। झूलते रतन का सिर अब तक बाएं कंधे पर था, लेकिन अब वो दाएं कंधे पर लटक रहा है। ये कैसे संभव है? क्या मुकेश ने अंधेरे में गलत देखा था? दोनों हाथों से आंख रगड़कर मुकेश ने ठीक से देखने की कोशिश की। तभी एक और भयावह दृश्य दिखाई दिया। रतन का लटका हुआ सिर धीरे धीरे सीधा हुआ और आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकलता हुआ जीभ क्रमशः लंबा होने लगा। रतन के झूलते शरीर से मांस गलकर गिरने लगा और कुछ ही देर में रतन का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित हो गया। अचानक देखने से ऐसा लगेगा कि गले में रस्सी डाल मानो किसी कंकाल को झुलाकर रखा गया है। मुकेश इस विभत्स दृश्य को देखकर डर से मानो जम गया था। हिलने डुलने की शक्ति भी मानो उसमें नहीं थी। अब मुकेश ने देखा कि झूलते कंकाल रूपी शरीर का चेहरा अब बदल गया है। ये तो भोला पागल का चेहरा है। उसकी लंबी जीभ किसी सांप की तरह लपलपा रही है। चेहरे के एक ओर से मांस गलकर नीचे गिर रहा है। उसके आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है। अपनी आंखों के सामने रतन के शरीर को भोला पागल में बदलते देख मुकेश की धड़कन लगभग बंद ही होने वाली थी, लेकिन शरीर में जितनी भी शक्ति है उसी को इकट्ठा कर मुकेश वहां से भागना चाह रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर क्रमशः हवा में जमीन से ऊपर जा रहा है। उसी अवस्था में मुकेश ने देखा भोला पागल का कंकाल रूपी शरीर हंसते हुए हवा में इधर उधर झूल रहा है। मुकेश छटपटाने लगा। वो चिल्लाने वाला था, लेकिन उसकी आवाज़ गले तक ही रह गई क्योंकि किसी ने उसे अंदर ही रोक दिया है। मुकेश का शरीर हवा में भोला पागल के कंकाल रूपी शरीर के पास तक पहुंच गया। अब उसने अनुभव किया कि जिस शक्ति ने उसे हवा में उठा रखा था उसने अचानक से छोड़ दिया है, लेकिन फिर मुकेश का शरीर नीचे न गिरकर वहीं लटक गया। तुरंत ही उसने गले में एक दबाव महसूस किया। उसकी जीभ बाहर निकलने लगी। हवा में उसका शरीर कुछ देर कांपने के बाद धीरे धीरे शिथिल होने लगा। उसी अवस्था में मुकेश ने देखा उसके सामने झूलते कंकाल के चेहरे पर एक हंसी खेल रही थी। इस हंसी की आवाज़ को
मुकेश अच्छी तरह पहचानता था। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और माफ़ी चाहती हूँ, कहानी ज़्यादा लंबी होने की वजह से मुझे इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, वरना मैं इसे सिर्फ 2 पार्ट में आपके लिए लाने वाली थी। और इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट संडे को रात को 8 बजे आपको सुनने मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इस कहानी को सुनिए और इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग के साथ संडे रात 8 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।